आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MSc 1 और हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ये जो MSc के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं। क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ MSc 1 के बारे में, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो MSc 1 ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉडी की किन किन सेल्स पे लगे हुए होंगे। तो बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उन न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो हमारा MSc 1 होता है। इतनी बात आई समझ में। जो यहाँ पर दूसरी बात है समझने के लिए MSc 1 के बारे में, वो ये है कि ये जो हमारे MSc 1 मॉलिक्यूल होते हैं इनको 3 अलग अलग एलील्स एनकोड करते हैं। अब भाई इस बात का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ MSc, तो हम लोगों ने वहां पर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात की थी। अब ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये जो हमारे MSc के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन MSc के मॉलिक्यूल्स को एनकोड करने के लिए अलग अलग एलील्स होते हैं। यानी अगर हम MSc 1 की बात करेंगे तो MSc 1 में भी कई सारे एलील्स होंगे जो MSc 1 के मॉलिक्यूल को एनकोड कर रहे होंगे, और अगर हम MSc 2 की बात करेंगे तो MSc 2 में भी कई सारे एलील्स होंगे जो MSc 2 के मॉलिक्यूल को एनकोड कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे MSc 1 को एनकोड करने वाले जो एलील्स हैं वो हैं हमारे HLA A, B एंड C। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं MSc 2 के बारे में, तो MSc 2 को एनकोड करने वाले जो एलील्स होते हैं वो होते हैं DP, DQ एंड DR। अब ये तो बात हो गई कि भाई MSc 1 प्रेजेंट कहाँ होती है, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किन किन सेल्स के सरफेस पर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये जो MSc 1 है ये मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारा अल्फा हेवी चेन और दूसरा कंपोनेंट है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इधर से समझ लेते हैं। ये है हमारा MSc 1 का स्ट्रक्चर। अब हम लोगों को यहां पर सिर्फ 2 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, या तो अल्फा के कंपोनेंट्स हैं यानी अल्फा के सब कंपोनेंट्स हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसको हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नाम दे रहे हैं। अब जो अल्फा होती है, ये जो अल्फा हेवी चेन है, ये अल्फा हेवी चेन में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं इसके, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है ये रीजन हमारा इंटरेक्ट करता है T सेल के TCR के साथ। यानी जब MSc के बीच में और हमारा, यानी इस MSc के मॉलिक्यूल के बीच में और हमारे T सेल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर MSc 1 है तो MSc 1 कौन से वाले T सेल के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, साइटोटॉक्सिक किलर सेल के साथ। तो उस वक्त ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रीजन है, ये रीजन हमारे इंटरेक्ट करेंगे T साइटोटॉक्सिक सेल के TCR के साथ। और वहीं पर ये जो अल्फा 3 रीजन है इस अल्फा हेवी चेन का, ये इंटरेक्ट करेगा हमारे T सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि ये MSc का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 3 अल्फा के सब कंपोनेंट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रीजन है, ये रीजन हमारा T साइटोटॉक्सिक किलर सेल के TCR के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये जो हमारा अल्फा 3 रीजन है ये रीजन इंटरेक्ट करेगा CD8 मॉलिक्यूल के साथ। यानी साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ ये हमारा अल्फा 3 रीजन इंटरेक्ट करेगा।
और एक और चीज यहां पर है कि ये जो रीजन है, यानी इसका जो सी टर्मिनल होता है, किसका, MSC1 मॉलिक्यूल का जो सी टर्मिनल होता है, ये सी टर्मिनल, इस सी टर्मिनल में जितने भी रेसिड्यूज होते हैं वो सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा जब स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि जो MSC1 का मॉलिक्यूल है इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, पहला अल्फा हैवी चेन और दूसरा है बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल। अब ये जो अल्फा हैवी चेन है, क्योंकि ये बहुत भारी होती है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 किलो डाल्टन, तो इसमें 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा-1, अल्फा-2, अल्फा-3। और ये जो अल्फा-1 और अल्फा-2 वाला रीजन होता है, इसको हम नाम देते हैं क्लोज एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। और इस रीजन से जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल के TCR होंगे, यानी टी सेल रिसेप्टर होंगे, वो अल्फा-1 और अल्फा-2 रीजन से इंटरेक्ट करेंगे। करेक्ट। और ये जो अल्फा-3 वाला रीजन होता है, ये अल्फा-3 वाला रीजन हमारा इंटरेक्ट करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। तो इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा जो कंपोनेंट था इस MSC के मॉलिक्यूल का, वो था हमारा बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन। और ये बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन इस तरीके से अटैच होता है कि ये अल्फा-3 के साथ लगा हुआ होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि MSC1 होता कैसा है, मतलब MSC1 जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अल्फा-1 और अल्फा-2 रीजन है, यानी ये अल्फा-1 और ये जो अल्फा-2 रीजन है, ये रीजन होता है हमारा पॉलीमॉर्फिक एंड वेरिएबल। पॉलीमॉर्फिक और वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि इसके जो सीक्वेंसेस हैं, यानी इस रीजन के जो सीक्वेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो अल्फा-3 पार्ट है, यानी इस अल्फा हैवी चेन का जो अल्फा-3 पार्ट है, वो उसके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट और कंजर्व्ड होते हैं। करेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि अल्फा-1 और अल्फा-2 के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक और वेरिएबल होते हैं, लेकिन जो अल्फा-3 पार्ट है, जो अल्फा-3 रीजन है, उसके रेसिड्यूज कांस्टेंट और कंजर्व्ड होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। ठीक बात। अब अगली बात है, ये बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं कि जो अल्फा-1 और अल्फा-2 है, यानी ये अल्फा-1 और अल्फा-2 इंटरेक्ट करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल के TCR के साथ, और अल्फा-3 इंटरेक्ट करता है हमारा साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि अल्फा-1 एंड अल्फा-2 इंटरेक्ट्स विद TCR ऑफ T साइटोटॉक्सिक किलर सेल, एंड अल्फा-3 जो मॉलिक्यूल होता है वो इंटरेक्ट करता है TC सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। जब हम MSC1 और MSC2 के बारे में बात करते हैं, तो ये जो MSC1, इनका काम क्या होता है, ये MSC1 क्या करती हैं, ये पेप्टाइड को पकड़ती हैं, और पेप्टाइड को पकड़ने के बाद, यानी जो एंडोजीनस पेप्टाइड होगा, MSC1 पकड़ेगी एंडोजीनस पेप्टाइड को, यानी एंडोजीनस एंटीजन को, और जो हमारी MSC2 होती है वो पकड़ती है एक्सोजीनस पेप्टाइड को, यानी एक्सोजीनस एंटीजन के कुछ कुछ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को। अब ये जो MSC1 है, ये MSC1 जो पेप्टाइड को पकड़ के प्रेजेंट करती है T सेल के सामने, यानी MSC1 है तो वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने हमारे पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगी, तो उसमें जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग 8 से 10 होते हैं। लेकिन अगर हम MSC2 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पेप्टाइड होती है, पेप्टाइड की चेन होती है, जिसको MSC2 ला करके T सेल को दिखाती है, वो जो अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन होती है वो लगभग होती है 13 से 18 अमाइनो एसिड की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है
कि ये जो MSC का मॉलिक्यूल है इसके दो टर्मिनल आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये जो रीजन है ये N टर्मिनल है और ये जो पार्ट है नीचे जो है ये वाला टर्मिनल ये C टर्मिनल है। तो जो C टर्मिनल है इस C टर्मिनल के जितने भी यानी इस C टर्मिनल में जितने भी रेसिड्यूज होंगे वो सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होंगे, मतलब पानी से दूर भागने वाले रेसिड्यूज प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो ये बात हो गई हमारी MSC1 के बारे में कि MSC1 जो है वो 3 अलग अलग एलील्स के द्वारा एनकोड की जाती है, पहली बात ये थी। और वो 3 अलग अलग एलील्स है HLA A, B एंड C। दूसरी ये कि जो हमारी MSC1 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है और उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है जो मेनली न्यूक्लिएटेड होती हैं। तीसरी बात थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो MSC का मॉलिक्यूल होता है वो मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। पहला जो कंपोनेंट है वो इसमें अल्फा हैवी चेन है और दूसरा कंपोनेंट है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। क्योंकि जो अल्फा वाला पार्ट है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस अल्फा रीजन के मेनली 3 सब कॉम्पोनेंट्स हैं, 3 पार्ट हैं, 3 रीजन्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। और एक छोटा सा दूसरा सा कंपोनेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रीजन होता है इसके रेसिड्यूज पॉलीमॉर्फिक और वेरिएबल होते हैं, इसका मतलब चेंज होते रहते हैं। लेकिन अल्फा 3 जो रीजन है इसके जितने भी रेसिड्यूज होते हैं वो कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट होते हैं, यानी चेंज नहीं होते हैं। और यहीं पर अगर हम अगली बात करें तो काम क्या करते हैं ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन? तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो रीजन है वो इंटरेक्ट करते हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल के TCR के साथ, और वहीं पे ये जो अल्फा 3 रीजन है ये इंटरेक्ट करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ। इतनी बात आई समझ में? और इसके बाद हमने ये देखा कि जो MSC1 पेप्टाइड को पकड़ के लाती है उसमें लगभग 8 से 10 अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें MSC2 के बारे में तो MSC2 जो पेप्टाइड को पकड़ करके दिखाती है T सेल को, उस पेप्टाइड में लगभग 13 से 18 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और सबसे लास्ट में बात है कि जो C टर्मिनल एंड होता है, ये रहा इसका N टर्मिनल एंड और ये रहा इसका C टर्मिनल एंड। तो ये वाला जो रीजन होता है ये रीजन में हमारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं, यानी वो रेसिड्यूज, वो सीक्वेंसेस, वो अमाइनो एसिड्स जो कि पानी से दूर भागते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो ये था हमारा MSC1 के बारे में। अब एक बार इसका देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन वगैरह होती कैसे है। मान लो कि ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और जैसा कि हम देखते आते हैं ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगी ये न्यूक्लिएटेड सेल होगी और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है जिसको हम नाम दे रहे हैं MSC1। अब जैसे ही इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी में कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा जो हमारे सीक्वेंसेस जिससे मैच नहीं होते, यानी जो होस्ट का प्रोटीन नहीं है, अगर होस्ट का नहीं है मतलब बाहर का है, तो उस फॉरेन मॉलिक्यूल को पकड़ करके लाएगी और पकड़ करके इसको दे देगी MSC1 को। ये उस पेप्टाइड को पकड़ करके, अब MSC1 क्या करता है, उस पेप्टाइड को पकड़ेगा और उसको दिखाना शुरू कर देगा T सेल को। और क्योंकि यहां पर MSC1 है तो MSC1 कौन से वाले T सेल को दिखाता है? साइटोटॉक्सिक किलर सेल को, ऑब्वियसली। तो ये मान लेते हैं हम हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है। अब इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सरफेस पर लगा हुआ होता है T सेल रिसेप्टर। ये जो T सेल रिसेप्टर है इसके बीच में और जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल का CD8 मॉलिक्यूल है, इन दोनों का इंटरेक्शन इस MSC के अल्फा चेन के कंपोनेंट से होना जरूरी है ताकि ये T साइटोटॉक्सिक किलर सेल एक्टिवेट हो सके। ठीक बात?
तो अभी हम लोग पीछे बात करके आए हैं, क्या बात की थी कि अल्फा चेन में जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रीजन होगा वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल के टीसीआर से इंटरेक्ट करेगा, और जो हमारा अल्फा 3 रीजन होगा वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल के CD8 मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। CD8 मॉलिक्यूल ऑफ साइटोटॉक्सिक किलर सेल। जैसे ही ये दोनों इंटरेक्शन कंप्लीट होंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी इन दोनों सेल्स के बीच में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और साइटोटॉक्सिक किलर सेल के बीच में, वैसे ही बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ये इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, जैसे ही ये इंटरेक्शन कंप्लीट होगा, इस इंटरेक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगी, और ये एक्टिवेट होने के बाद इसका एक ही काम होता है, टारगेट सेल किलिंग। यानी वो सेल्स जो पैथोजन को कंटेन किए हुए हैं उनको ये मारना शुरू कर देती है। तो ये था हमारा MSc 1 के बारे में कि MSc 1 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन से सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, सी टर्मिनल के अंदर किस तरीके के रेसिड्यूज पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड की कितनी लंबी चेन को MSc 1 प्रेजेंट करती है और अमाइनो एसिड की कितनी लंबी चेन को MSc 2 प्रेजेंट करती है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग MSc 1 को यहीं सम अप करते हैं। And if you are liking the content in the video, then please like, subscribe and share to keep me motivated. Okay, then bye.